बेटा अब तक जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो चुका है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। अब हम लोग जरा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है, यानी ये बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स से रिलेटेड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो रिएक्शंस हैं उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। जो रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आती हैं उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जैसे क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब इस फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या कहा जाएगा, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन, वो सारी रिएक्शंस आ जाएंगी इसमें। इसी में आपके रीमर-टीमॉन रिएक्शन, रीमर-टीमॉन रिएक्शन, कॉल्वेज सिंथेसिस, ब्लैंक रिएक्शन, गटरमैन फॉर्माइलेशन, गटरमैन फॉर्माइलेशन, और ऐसी तमाम रिएक्शंस मैंने ये कुछ इंट्रोड्यूस कर दी जो कि आपको आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ही फायदेमंद है, जो कि पूछी जाती है। रीमर-टीमॉन रिएक्शन है, कॉल्वेज सिंथेसिस है, फ्रीडल-क्राफ्ट है, ब्लैंक रिएक्शन है, गटरमैन, ये बहुत पूछी जाती है। तो इन्हीं रिएक्शन में हम लोग एक एक करके जाते जाएंगे और अभी मैं बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेसिक मैकेनिज्म क्या है। देखिए, जैसे मैं बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स की बात करता हूं तो देखिए ये बेंजीन है और इस पर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर बेंजीन पर कैसे अटैक करेगा इसको देखिए ध्यान से। बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो ये इस तरीके से इस पर अटैक करेगा, यानी ये क्या है, ये है बेटा इलेक्ट्रोफाइल। मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो लेक्चर्स में जिसमें मैंने अटैकिंग रीजेंट बताया है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और बेंजीन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा। आगे देखिए, अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन चला और किसकी तरफ चला, E प्लस की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है, ये इस तरीके से। अब यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन चला प्लस की तरफ, तो इसका ये प्लस कम होने लगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो ये प्लस को कम कर रहा है, यानी प्लस कम हो गया, डेल्टा प्लस। और यहां पर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए ये डेल्टा प्लस, यहां से इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है तो प्लस बढ़ रहा है, और यहां पर प्लस कम हो रहा है तो दोनों तरफ क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज। अब मेरी बात ये समझिए, ये बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है और ये ब्रेक हो रहा है, तो क्या होगा,
ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहां से, तुरंत मेसोमेरिक इफेक्ट शुरू हो जाएगा। और जब मेसोमेरिक इफेक्ट शुरू होगा तो क्या होगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुरू हो जाएंगे। ये H है, ये E और ये H, कहीं भी जोड़ सकते हो। ये थोड़ा सा आपको दिखेगा साफ साफ, ये ऐसा हुआ बेटा। अब देखो यहां से देखिए ये क्या हो रहा है, ये प्लस है, तो कॉन्जुगेशन पॉजिटिव सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो ये बेटा क्या होगा, पाई बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिग्मा बॉन्ड, प्लस यहां पर आ जाएगा, फिर ये इधर चला गया। देखिए ध्यान से, मेसोमेरिक इफेक्ट, और मेसोमेरिक इफेक्ट से जो स्ट्रक्चर जनरेट हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये E आया, ये H हुआ। अब देखिए यहां पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनका अगर कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। अगर कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो उनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए कैसे, देखिए यहां से चला इलेक्ट्रॉन क्लाउड और यहां तक पहुंचा, देखिए इस जगह से यहां तक, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट बताइए, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट यही होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट ये होगा बेटा। अब देखिए क्या होगा, जब यहां तक पहुंच गए, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ऑप्शन में अगर लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो और ये लिखा हो, और वो रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछ रहा है इस रिएक्शन का, तो दिस इज द इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। फिर से सुन लीजिए, ये बेंजीन है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मानूंगा कि इसकी तरफ भाग खड़ा होगा या इसकी तरफ भाग खड़ा होगा, तो यहां पर ये बॉन्ड बनने लगेगा, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, अब यहां पर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, किसको, इस बॉन्ड को, यानी ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होने जा रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होने जा रहा है। अब देखिए अगर मेरा बेटा ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो कैसे टूटेगा, देखिए अब यहां पर भी ट्रांजिशन स्टेट है, बिल्कुल वैसे ही, ये यहां पर डेल्टा प्लस, यहां पर डेल्टा प्लस, और ये E हो गया। इसके टूटने का टाइम, इसके ब्रेक होने का टाइम है और इसके फॉर्म होने का टाइम, मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल तरीके से समझिए, H प्लस निकल गया, अब ये सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बन गया, ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट। अब देखिए मैं इसका थोड़ा सा आपको ग्राफ बताता हूं, इस रिएक्शन मैकेनिज्म का ग्राफ, देखिए बेटा ये यहां पर जो मैंने y एक्सेस पर लिया है वो पोटेंशियल एनर्जी, और जो x एक्सेस पर लिया है वो रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस मतलब कैसे कैसे रिएक्शन बढ़ रही है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सवाल बताऊंगा इससे कैसे सवाल होते हैं। अब देखिए यहां पर ये रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी है, पहले बना दूं फिर समझाता हूं।
ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। इस रिएक्शन की मैं काइनेटिक्स आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां पर बेटा ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सबसे कम। अब जैसे तुम इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटने लगा, ये बॉन्ड फॉर्म होने लगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसमें मैं एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड टूटते समय, बॉन्ड टूटते समय और बॉन्ड फॉर्म होते समय एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट ही होगा। उसके बाद जैसे ही ये बॉन्ड टूट गया तो ये प्लस बन गया। अब ये बॉन्ड टूटने के बाद रिलैक्स हो जाएगा। जैसे कोई फोड़ा हुआ तो जब फोड़ा जब हो जाता है, फोड़ा समझते हो ना, जब स्किन पर कोई ब्लिस्टर निकल आता है, स्किन पर कोई ब्लिस्टर निकल आता है, फोड़ा निकल आता है, तो वो पकना शुरू करता है। जब वो पक रहा होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। ये फोड़ा बना और ये पकना शुरू हो गया, फोड़ा पकना शुरू हो गया, उसके अंदर पस पड़ने लगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है इसकी। ठीक है, फिर क्या होता है, पकने के बाद वो फूट जाता है। फूट गया मतलब ये निकल गया है, यहां से H+ निकल, ये यहां से ये बॉन्ड टूट गया और ये फॉर्म हो गया, यानी ये टूटने का मतलब है फोड़ा फूट गया। जैसे ही उसमें से पस निकल जाता है तो आपको कितना लगता है, रिलैक्स लगता है, आराम आ जाती है। लेकिन अभी फोड़ा ठीक नहीं हुआ है, फोड़ा फूट गया है, पस उसका बाहर निकल गया है, लेकिन वो ठीक नहीं हो गया, अभी रिएक्शन चल रही है। तो बिल्कुल वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, जैसे ही उसमें से पस निकल गया तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। अब फिर से उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है फोड़े के अंदर, उसके अंदर प्रोसेस चल रहा होता है ठीक होने का, दर्द होता है, ठीक होते समय दर्द होता है, परेशानी होती है, तो इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। और जब वो ये कार्यक्रम शुरू होता है फिर वो सूखने लगता है, यानी प्रोडक्ट, और पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, स्टेबलाइज हो गया। तो ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है इस पूरी रिएक्शन का। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट 1 और 2 दोनों से कम होती है। ये स्टेप पोटेंशियल एनर्जी रिएक्शन इंटरमीडिएट की, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी से कम होती है। ऑप्शन में आ सकता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इससे, तो कार्बोनियम आयन यानी इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, ये ऑप्शन में आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं। अब सोचिए इस बात को कि प्रोडक्ट जो है, मैं इसको हटा रहा हूं, जो प्रोडक्ट का बनना है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे कहोगे कि प्रोडक्ट बन गया, कैसे कहोगे कि प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट है, देखिए इधर देखिए, ये प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट बनने के लिए क्या टूटना जरूरी है, CH बॉन्ड। ये CH बॉन्ड जब टूटेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए रिएक्टिविटी ऑर्डर C6H6, C6D6, C6T6। अब आप सोच रहे होंगे ये D क्या है, ये T क्या है, ये तो पता है ना, हाइड्रोजन है, ये ड्यूटीरियम है, ड्यूटीरियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज ट्राइटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो अब इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, कैसे बताओगे, देखिए दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अगर बेंजीन, ड्यूटीरियम से बेंजीन, ट्राइटियम के रिस्पेक्ट में बेंजीन, ये अगर कंपाउंड है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करोगे तो सबसे तेजी से ये करेगा बेटा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए
कि अगर मानते हैं कि ये मैंने लिखा बेंजीन, अब सब्स्टिट्यूशन होने के लिए ये बॉन्ड तो टूटना जरूरी, ये बॉन्ड कोई भी एक बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा तभी H निकलेगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बॉन्ड टूटना किसमें आसान है, यानी CH बॉन्ड, ये जो C और H बॉन्ड है, CH CD CT, इस बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड टूटना आसान है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होती है, C और D के बीच की ज्यादा होती है और C और D में और ज्यादा होती है, यानी इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है और इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि जब ट्राइटियम लिया जाएगा तो इस बॉन्ड को टूटना मुश्किल होगा। तो ये इस मैकेनिज्म का एक यूज हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर मैं कहूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करूं मैं, देखिए तो बेंजीन जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो दिस इज नोन एज द क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, तो अब यहीं पर आप समझिए इस बात को कि हम इलेक्ट्रोफाइल कैसे प्रिपेयर करेंगे, किसके लिए? क्लोरीनेशन के लिए। देखिए क्लोरीनेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल AlCl3 का, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन में कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, आपको पता है। ये वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर ये कह सकते हैं हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लुईस एसिड। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल इनकम्प्लीट ऑक्टेट लुईस एसिड का होगा क्या इसकी वजह से? अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी और यहां इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? ये कचकचा के खींच लेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को। AlCl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी इसका मतलब ये हुआ इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है और इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वैकेंट ऑर्बिटल इनकम्प्लीट ऑक्टेट दोनों, यानी इलेक्ट्रॉन का भूखा है वो। एक तो शेल ऊपर से बंदूक लिए हुए, यानी बहुत ही खतरनाक है, यानी ये कचकचा के इलेक्ट्रॉन इसका खींच लेगा और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो देखो क्या होगा, तो बेटा ये होगा। देखिए मैं इसको इधर बनाता हूं तो इधर रिएक्शन समझाना आसान होगा। अब देखिए, इसने जब इलेक्ट्रॉन इसको दिया, किसने? इस क्लोरीन ने, इस क्लोरीन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो Al पे आया नेगेटिव। Al कहेगा कि हाँ भाई हमने इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव लिया है, दिया किसने? Cl ने, तो Cl पे क्या आएगा? प्लस। अब देखिए अगर इस Cl पे प्लस आया तो मानी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव अनस्टेबल खींच लेगा, ये क्या खींच लेगा? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या बना? AlCl4 माइनस और Cl प्लस। ये है इलेक्ट्रोफाइल, इसको कहते हैं क्लोरोनियम आयन। क्या कहते हैं? क्लोरोनियम आयन। इट इज
चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये? चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब ये अटैकिंग रीजेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आपको समझाता हूं। यहां पर लिखता हूं इसे, ये यहां से हटा दूं जिसमें कि आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे। देखिए अब मैंने लिखा बेंजीन, बेटा ध्यान से देखना, ये मैंने बेंजीन लिखा, ये मैंने लिखा Cl2, ये लिखा AlCl3। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म मैंने शुरू की, कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए ये बेंजीन, और हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोफाइल Cl+ आ गया। जैसे मैंने पहले बताई थी वही मैकेनिज्म है, लेकिन अब मैं शॉर्ट में करूंगा। ये आया, देखिए ध्यान से देखिए बिल्कुल, ये Cl लगा, ये H यहां है, ये प्लस, ये ऐसा हुआ, H+ निकल गया, ये बन गया। अब देखिए यहां से जो Cl+ निकला था मेरा बेटा, ये जो Cl+ निकला था इसने अटैक किया, क्लोरोबेंजीन बनाया। क्या बनाया? क्लोरोबेंजीन बनाया। तो मेरा बेटा अब ये H+ क्या करेगा? देखिए ये H+ जाएगा AlCl4 के पास, H+ जाएगा, Cl- खाएगा, HCl बनाएगा, H+ जाएगा, Cl- खाएगा, HCl बनाएगा, AlCl3 फ्री हो जाएगा, और फिर से ये काम कर दिखाएगा। मेरी बात सुनिए, H+ आएगा, Cl- खाएगा, HCl बनाएगा, AlCl3 फिर से रिएक्शन में आएगा और अपना फर्दर काम दिखाएगा, यानी Cl+ बनाएगा। रिएक्शन चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। अब आप सोचिए, इसी मैकेनिज्म में आपको ये बताता हूं कि यहां पर ये H+ निकल क्यों रहा है, ये फॉर्म क्यों हो रहा है, जो अभी मैकेनिज्म बताइए उसमें ये बन क्यों रहा है। ये तो भाई समझ आया कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अरे भाई तो इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपस में अटैक करेंगे, ये बनाएंगे। लेकिन अब इसके बाद ये क्यों, इसके बाद ये क्यों बेटा? इसलिए क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इसको जैसे ही देगा ये एरोमेटिक बन जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, यानी इसका मतलब ये स्टेप इसलिए हो रही है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, और एरोमेटिक कंपाउंड रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है। ये खास बात है। कभी भी आप देख सकते हो ज्यादा स्टेबल जो होगा वही फॉर्म होगा। चलिए, तो ये मैंने बताया आपको क्लोरीनेशन, ठीक है, ये मैंने क्लोरीनेशन बताया। ये बात समझ में आ गई? कहीं कोई परेशानी? मैं जरा इसको नीचे लिख देता हूं क्योंकि मुझे काफी रिएक्शन बतानी है इसमें, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए जरा तेजी से लिखूंगा मैं। ये मैंने क्या लिखा था? Cl, दोबारा बता रहा हूं, देख लो, Cl2 है, अगर मैं कहूं AlCl3 इस पर अटैक करता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, Cl ये हुआ, ये प्लस आया, ये माइनस, इससे Cl ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो L पे माइनस आया, Cl पे प्लस आया, ये टूटा, AlCl4 माइनस Cl प्लस, ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। यही मैंने अभी बताया था,
ओके, अब देखिए बाकी क्या हुआ था, Cl माइनस वो जो H प्लस आया Al Cl4 माइनस के साथ कंबाइन करके HCl बनाएगा और AlCl3 को फ्री कर देगा। इसीलिए AlCl3 क्या है, कैटेलिस्ट, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। AlCl3 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सिर्फ हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। तो मैंने क्या बताया, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। अब बात करता हूं मैं अब देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट्स मिथाइलेशन CH3Cl ऑब्लिक AlCl3। ये मैं क्या बता रहा हूं, फ्रीडल-क्राफ्ट मिथाइलेशन बेंजीन का। अब देखिए यहां पर ये CH3Cl है बेटा, ध्यान से देखिए इधर CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl क्लोरोमीथेन, तो यहां पर क्या करें, Cl2 की जगह लिखते हैं CH3Cl। अब देखो सब कुछ वैसा ही हो रहा है, हमने Cl2 की जगह क्या लिख दिया, CH3Cl। अब ये Cl जाएगा तो यहां पर क्या है, CH3। ध्यान से देखिए सब कुछ वैसे ही, यानी जैसे Cl2 लिया गया था AlCl3 के साथ, अब मैं क्या ले रहा हूं, CH3Cl ले रहा हूं AlCl3 के साथ, तो यहां CH3 आ जाएगा। तो यहां क्या बना, मिथाइल कार्बोनियम आयन अटैकिंग रीजन, यानी इसका मतलब यहां कुछ नहीं होगा, CH3 आ जाएगा, CH3 पॉजिटिव, यानी ठीक वैसे ही होता जाएगा CH3। क्या नाम हो गया इस एरोमेटिक कंपाउंड का, टॉलुइन। सेम रिएक्शन, ये फ्रीडल-क्राफ्ट्स मिथाइलेशन हो गया। जरा इसको एक नजर देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हुआ फ्रीडल-क्राफ्ट्स मिथाइलेशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, यहां पे बस चेंज कितना हो जाएगा, CH3COCl एरो पर AlCl3। देखिए क्या करना है, यहां पर CH3COCl करते हैं। ये इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड या एथेनॉइल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, इसको एसिटिल कहते हैं तो ये एसिटिल क्लोराइड भी है, और इसको दो कार्बन है एथेनॉइल क्लोराइड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब पूरा रिएक्शन वैसा ही, यहां क्या आ जाएगा, देखो कितना आसान है, अगर एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, बहुत आसान, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। CH3COCl लिया तो देखो क्या हो गया, कैसे आ रहा है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, देखिए देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा। तो अब ये जो Cl पे प्लस था, इस Cl पे जो प्लस था, इस C क्या आ जाएगा, दिस इज इट इज नोन एज एसाइल कार्बोनियम आयन। एसाइल कार्बोनियम आयन, अब ये एसाइल कार्बोनियम आयन यहां पे लगा दो, CH3CO प्लस, ये हो गया, कितना बढ़ रहा है, आसान। दिस इज एसीटोफिनॉल। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसीटोफिनॉल। यानी अगर बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 होगी,
इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और इसका इलेक्ट्रोफाइल एसाइल कार्बोनियम आयन कैसे बना ये मैंने बताया आपको यहाँ पर। ये एसाइल कार्बोनियम आयन बना, ये एसाइल कार्बोनियम आयन इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? एसीटोफिनॉल। द प्रोडक्ट इज एसीटोफिनॉल। बात समझ में आई? अब देखिए अगला फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन में कुछ नहीं, बस यहां पर बेंजीन लग जाता है C6H5। and this is benzoyl chloride। benzoyl chloride ऐसे भी लिख सकते हैं, benzoyl chloride। अब रिएक्शन चली, यहां पे लिख देते हैं C6H5। देखो कितनी रिएक्शंस होती चली जाएंगी, ये हो गया, ये हो गया। मेरी बात समझ में आ रही? अभी तक वहां पर एसाइल कार्बोनियम आयन था, अब क्या हो जाएगा? बेंजोइल कार्बोनियम आयन। बेंजोइल कार्बोनियम आयन यहां पर हो जाएगा C6H5, C6H5। अब देखिए अगर बेंजीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से हो AlCl3 की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन कैसे होगी? इस तरीके से रिएक्शन होगी और ये क्या बनेगा? बेंजोफिनॉन। द प्रोडक्ट इज बेंजोफिनॉन। यानी अभी मैंने आपको बताया क्लोरीनेशन, क्लोरोबेंजीन बना था उसमें, फिर उसके बाद आया फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन, क्या बना? टॉलुइन। फिर बना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसीटोफिनॉन। फिर फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन, बेंजोफिनॉन। तो अब ये प्रोडक्ट हो गया, यानी ये मैकेनिज्म इसकी, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप सोचिए, ये तो मैंने बेंजीन के बारे में बताया, क्लोरीनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब अगर मान लेते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करें, किसकी बात करें? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करें, यानी हैलोजिनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। Reaction of substituted benzene, substituted, किसकी किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात करेंगे अब टॉलुइन की बात कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। हम लोग बात कर सकते हैं फिनॉल की, बहुत बढ़िया। हम लोग बात कर सकते हैं एनिलीन की, हम बात कर सकते हैं बेंजोडिहाइड की, हम बात कर सकते हैं बेंजोइक एसिड की, हम बात कर सकते हैं एनिसोल OCS3, हम बात कर सकते हैं नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइल क्लोराइड और तमाम सारे। अब इनकी बात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मीसोमेरिक इफेक्ट का मैंने जो बताया आपको है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मैंने आपको पढ़ाया है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, या आप कहां पाएंगे? जब आप मेसोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस में जाएंगे।
तो उन वीडियो लेक्चर्स को रिविजिट करके तब अगले वीडियो लेक्चर में आइएगा, जिसमें आपको ये बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। और इनकी रिएक्शंस देखिए, टॉलुइन, फिनॉल, एनिलीन और आपका क्लोरोबेंजीन, एक और लिख लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, ये आपका पूरा हिस्सा भरा हुआ है। कहां? ये भी एनसीईआरटी। तो अगला वाला वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसको आप अगर अच्छे से रिवाइज करेंगे और मेसोमेरिक इफेक्ट में डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को रिवाइज करके तब अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे और उसे देखेंगे, आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो ठीक है, दैट्स ऑल। आप मेहनत करते रहें, पेन कॉपी का साथ ना छूटे, और दिमाग उसमें आपके पास हो जिस समय आप पेन कॉपी का यूज कर रहे हो। और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आने वाली है आपको। दैट्स ऑल।